नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल को मना विश्व स्वास्थ्य दिवस, थीम रखी गई हेल्थ फॉर ऑल। 75 साल का हुआ WHO। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मिली कैबिनेट की मंजूरी, निजी क्षेत्र और अन्य संस्थाओं की भूमिका बताएगी पॉलिसी। 2020 में मिला निजी क्षेत्र को स्पेस सेक्टर में प्रवेश। और ADB और विश्व बैंक दोनों ने गिराई भारत की ग्रोथ रेट, वैश्विक चुनौतियां मुख्य वजह, इंडियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी करती है ADB। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ गई है। 3 अप्रैल से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। गौरतलब है कि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। 2023 में ये संगठन अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है। 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, मसलन मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए भी काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए भी काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी जिम्मेदार है। WHO के प्रशासन के लिए 2 निकाय जिम्मेदार होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस है। यूनियन कैबिनेट ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। नीति के जरिए निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियां और भूमिकाओं को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था और इसके बाद से 200 से ज्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की घोषणा 24 जून 2020 को की गई थी। इसका गठन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी के तौर पर किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ 10 जून 2022 को किया गया था और इसका मकसद NGEs यानी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के लिए एक एकल विंडो के तौर पर स्थापित किया गया है। इन स्पेस भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के गठन को मंजूरी भी दी है। LIGO कॉस्मिक गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए काम करेगी। ये दुनिया में तीसरी LIGO ऑब्जर्वेटरी है, जिससे पहले 2 ऑब्जर्वेटरी US में मौजूद हैं। हाल ही में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट को लेकर आंकड़े जारी किए थे। दोनों ही संस्थाओं ने पूर्व में जारी आंकड़ों की तुलना में भारत की ग्रोथ में कमी की है। विश्व बैंक के इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.3% आंकी है,
जबकि विश्व बैंक ने दिसंबर 2022 में भारत के लिए 6.6% ग्रोथ रेट की घोषणा की थी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट 6.4% रहने की उम्मीद जाहिर की है। एडीबी की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों और सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत के क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलियोंग सिटी में स्थित है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था और भारत एडीबी का सदस्य साल 1966 से है। डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। वहीं एडीबी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी करता है। तमाम नए बदलावों के साथ 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 के RDE नॉर्म्स भी लागू हो गए हैं। RDE यानी रियल ड्राइविंग नॉर्म्स में व्हीकल्स के साथ OBD यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक की व्यवस्था की गई है। OBD से रियल टाइम एमिशन मॉनिटर किया जा सकेगा। फेज 2 में व्हीकल्स के हार्डवेयर पार्ट में बदलाव किया जा रहा है। लैब टेस्टिंग के अलावा ऐसे व्हीकल्स जिसमें पहले से OBD नहीं है, उन्हें ये डिवाइस लगाना ही होगा, तभी ये व्हीकल्स BS6 फेज 2 के मानकों पर खरे उतरेंगे। BS6 यानी भारत स्टेज नॉर्म 6 अप्रैल 2020 से लागू हुए थे। इनमें व्हीकल्स से होने वाले प्रदूषण को लेकर नियम कड़े किए गए थे। व्हीकल्स में पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगाने की बात कही गई थी, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सके। भारत स्टेज नॉर्म्स 1 साल 2000 में लागू किए गए थे। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक होता है। भारत में 8% के करीब ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। देश में वाहनों से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए VS नॉर्म्स के अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग और फेम योजना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। फेम से मतलब फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च की गई थी। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था। उपयुक्त में से सही कथन का या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हेट स्पीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसी की धारा 153A हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। हेट स्पीच के तहत दोषी व्यक्ति संसद या विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता है, मगर वह विधायिका की सदस्यता रखने के बाद दोषी पाया जाता है तो वह सदस्यता के अयोग्य नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखने वाला एक समुद्री और जलवायु घटना है। इसके प्रभाव में व्यापारिक हवाएं मजबूत होकर दुनिया भर में वर्षा की मात्रा को बढ़ा देती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है। दरअसल समुद्री सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से ऊपर बहने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे व्यापारिक हवाओं के जरिए दुनिया भर के अधिकांश स्थानों पर होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।